नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। मैं हूं अंशुली सिंह। ना पुलिस ना जेल, सीधे घर में अरेस्ट हो रहे हैं आप लोग। साइबर ठगों ने ऐसा ही अब नया खेल शुरू कर दिया है कि बड़े बड़े कारोबारी अफसर तक इनके जाल में फंसते चले जा रहे हैं। इनका ही नहीं, ये डिजिटल अरेस्ट के जरिए लोगों को कई कई घंटों तक कैद रखते हैं और ठगी को अंजाम देते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी डिजिटल अरेस्ट के केस लगातार बढ़ रहे हैं। भोपाल में 4 दिन के अंदर दूसरा केस अब सामने आया, जहां एक इंजीनियर को साइबर ठगों ने 6 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट किया। उधर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक बुजुर्ग महिला को 3 दिन तक डिजिटल अरेस्ट करके 58 लाख रुपए ठगने की खबर सामने आई। आज उस साइबर ठगों के इस नए खेल के बारे में भी हम जानेंगे। तो देखिए, क्राइम ब्रांच की टीम ने टेलीकॉम इंजीनियर का फिलहाल तो रेस्क्यू कर लिया है। ये अच्छी खबर है कि फिलहाल उसका रेस्क्यू किया गया है। इससे पहले भी हमने तस्वीरें आपको दिखाई थी कि 2 दिन पहले भी ऐसे ही एक अधिकारी को फंसाया गया था और डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया, लेकिन बाद में उसको छुड़ाया गया। साइबर ठग ने खुद को ईओडब्ल्यू का अधिकारी बताया। जब ये टेलीकॉम का इंजीनियर जब इसके झांसे में आए, लोगों के झांसे में आता है, तो उसके बाद आपको बता दें कि उससे पैसे भी ऐंठ लिए जाते हैं। IPS officer from Mumbai Cyber Crime East Branch, okay? मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में डिजिटल अरेस्ट के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 4 दिन में भोपाल से दूसरा डिजिटल अरेस्ट का केस सामने आया है। यहाँ एक टेलीकॉम कंपनी के इंजीनियर को साइबर ठगों ने 6 घंटे तक डिजिटली कैद रखा। साइबर ठगों ने खुद को ईओडब्ल्यू का अधिकारी बताया। ठगों ने इंजीनियर से कहा कि उनके फोन नंबर से बड़े पैमाने पर बैंक ट्रांजैक्शन हुए हैं। थोड़ी देर बाद वीडियो कॉल पर 3 लोग पुलिस की वर्दी में दिखाई दिए। पुलिस की वर्दी में दिखाई दिए शख्स ने खुद को मुंबई क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताया और धमकी दी कि उनके नंबर से फिरौती के पैसे ट्रांसफर हुए हैं। साइबर ठगों ने इंजीनियर को डरा धमका कर 6 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रखा। मेरे पास लीगल तरीके से कॉल आए हैं जो 6:30 बजे करीब शाम को। उससे मेरे को डराया धमकाया गया है कि ये मैं पुलिस मुंबई क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूँ और ये आपके नंबर से अलीगल तरीके से मतलब यूज हुआ है मोबाइल नंबर, जिसमें आपको अरेस्ट किया जा सकता है और आपको इतने रुपए देने होंगे। 3.5 लाख रुपए उनने मांगी करीब। और कंटिन्यू वो कॉल पे रहे और किसी से बात वगैरह नहीं करने दे रहे थे और डरा धमका रहे थे। कितने घंटे आपको कॉल? करीब 5 घंटे करीब। साइबर ठगों ने इंजीनियर को 24 घंटे तक कमरे में बंद रहने को कहा, लेकिन जब इंजीनियर देर रात तक कमरे से नहीं निकला तो उसकी पत्नी ने ऑफिस के सहकर्मियों को सूचना दी। इंजीनियर के बॉस ने इस घटना की सूचना भोपाल क्राइम ब्रांच को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर डिजिटल अरेस्ट इंजीनियर का रेस्क्यू किया। 2 दिन लगातार इनका संपर्क अपने मित्रों से नहीं होने के कारण, पत्नी से भी नहीं होने के कारण, इनके मित्रों ने जिज्ञासा पर इनके घर गए और वहां जाकर फिर इस संबंध में पुलिस को खबर की। तब पुलिस ने तत्काल जाकर आगे की कार्रवाई वहां पर की। इस मामले हम लोगों ने FIR दर्ज कर आरोपी के पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। उम्मीद है कि सफलता जल्दी मिलेगी। देश में ये ऐसा दूसरा केस सामने आया है जब डिजिटल अरेस्ट किए गए शख्स का पुलिस ने रेस्क्यू किया है। 4 दिन पहले भोपाल से ऐसा ही केस सामने आया था, जहां अरेरा कॉलोनी निवासी कारोबारी को डिजिटल अरेस्ट करने पर साइबर सेल ने लाइव कार्रवाई की थी और डिजिटल अरेस्ट कारोबारी को साइबर सेल ने मौके पर पहुंचकर छुड़ाया था। सीएम मोहन यादव ने साइबर टीम के अधिकारियों से मुलाकात कर घटना की जानकारी ली थी। आप सबके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि आप सब जब किसी को ऐसी कोई घटना हो तो पहली बात तो स्वयं सावधान रहे। डिजिटली अरेस्ट वाली घटनाओं में बहुत बड़े पैमाने पर डाके देने की घटना जैसी घटना है, तो इससे बचना भी है और तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करे। पुलिस आपकी मदद करेगी, मध्य प्रदेश पुलिस भी करेगी। वहीं रायपुर से डिजिटल अरेस्ट के 24 घंटे में 3 केस सामने आए हैं। पहला केस, एक बुजुर्ग महिला को 3 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा, महिला से 58 लाख रुपए की ठगी की। ठगों ने खुद को मुंबई क्राइम ब्रांच, CBI, RBI का अधिकारी बताकर धमकाया। उनके बैंक खातों की जानकारी ली
और 58 लाख रुपए ठग लिए। दूसरा केस, LIC के अधिकारी को डिजिटल अरेस्ट किया। कॉलर ने खुद को CBI का अधिकारी बताया, खाते में करोड़ों के ट्रांजैक्शन बताकर धमकाया, CBI की ऑनलाइन कस्टडी में रहने को कहा, नजदीक के एक होटल में ठहरने को कहा, डरा धमकाकर 6.5 लाख रुपए ठगी। तीसरा केस, साइबर ठगों ने एक डॉक्टर को शिकार बनाया, मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध लेन देन का केस बताया, डॉक्टर के नाम से अरेस्ट वारंट जारी होने की बात कही, डिजिटल अरेस्ट कर धमकी दी, अलग अलग खातों से 4.5 लाख रुपए की ठगी की। इस तरह का फोन आपके पास भी आ सकता है, लेकिन आपको सावधान रहना है। अनजान नंबर से किसी भी तरह के फोन आने पर आप पुलिस को सूचना दें। पुलिस कभी भी किसी को डिजिटल अरेस्ट नहीं करती। अगर किसी पर कोई केस है तो पुलिस हमेशा फिजिकली अरेस्ट करती है, इसीलिए सतर्क रहें। टी न्यूज़ स्टेट। तो देखिए, साइबर ठगों से बचना कैसे है, इसके बारे में अलग अलग सोशल मीडिया पर बताया भी जाता है और इसको लेकर अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके लोग इसका ठगी का शिकार होते चले जा रहे हैं। तो देखिए, भोपाल में 4 दिन में दूसरा ये केस सामने आता है और इसी पर आज देखिए हम चर्चा करेंगे। इस खास पेशकश में आज हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ भोपाल से संदीप भमरकर जुड़ गए हैं। इसके अलावा तनुज दीक्षित साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। रामनिवास यादव हैं, पूर्व DGP हैं छत्तीसगढ़ से, वो भी हमारे साथ हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले चूंकि संदीप आपका ही मैं रुक करूंगी, भोपाल में हमने देखा है 4 दिन में 2 केसेस सामने आते हैं। हालांकि दोनों को ही टीम की ओर से पहुंचकर छुड़ा लिया गया है, उनको इससे जालसाजों से बचा लिया गया है। क्या लगता है क्यों आखिरकार ये केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं? और साथ ही अभी जो ये मामला हाल फिलहाल में सामने आया, जब एक टेलीकॉम के इंजीनियर को अरेस्ट करके रखा गया, हाउस अरेस्ट उसे किया, क्या कहना है उनका, कैसे वो जाल में फंस गए? देखिए, जाल में वो खुद टेक्निकल एक्सपर्ट होने के बावजूद और टेलीकॉम कंपनी में काम करने के बावजूद उनको मालूम है, उसके बावजूद भी वो फंस गए, क्योंकि मॉडस ऑपरेंडी इस तरह की थी कि उनको आभास ही नहीं हो पाया कि जो सामने वीडियो कॉल पर बात करने वाले लोग हैं वो नकली पुलिस हैं, नकली पुलिस है, असली पुलिस नहीं है। उन्होंने अपना हुलिया पूरी तरह से पुलिस वालों की तरह बनाकर रखा था और वीडियो कॉल किया था। साथ ही साथ में ये उनको शक तब हुआ जब वो मोबाइल में कौन कौन से ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी उनको बताने लगे। कोई कॉल अगर आ रही थी तो एक कॉल, इनकी कॉल क्यों आ रही है आपके पास में, ये कौन है, ये इस तरह की बातें जब की तो उनको लगा कि शायद ये बहुत एक्सपर्ट लोग हैं और ये और झांसे में आ गए। इसीलिए वो झांसे में आए टेक्निकल एक्सपर्ट होने के बावजूद। और दरअसल होता क्या है, जिस तरह से बात करने का अंदाज इन लोगों का होता है जो वीडियो कॉल करके सामान्य आदमी को फंसाते हैं, वो बात करने का अंदाज धमकाने वाला होता है, पुलिसी अंदाज होता है और इस तरह से उनको डरा धमकाया जाता है कि वो फंस जाते हैं और जैसा जैसा वीडियो कॉल करने वाला कहता है वैसा वैसा करने लग जाते हैं। और इसीलिए कोई अपने बैंक से राशि ट्रांसफ़र कर देता है, कोई फंस जाता है और घर में डरा सहमा सा ही रह पाता है। अगर ऐसे वक्त में हम अपने किसी करीबी रिश्तेदार या नज़दीकी किसी फ्रेंड को अगर फ़ोन लगाकर इत्तला कर दे कि ऐसी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जबकि वीडियो कॉल करने वाले जो गिरोह है वो रोकता है कि आपको कॉल कहीं नहीं करना है, लेकिन इसी वक्त में आपको ध्यान रख के कॉल करके किसी को बताना है, तब जाके आप बच सकते हैं। ये जो घटना दूसरी सामने आई है, जो 4 दिन में दूसरी दफ़ा है, ये एक टेक्निकल एक्सपर्ट टेलीकॉम इंजीनियर के साथ में ये घटना हुई है, जो बताता है, इस घटना से ये पता लगाया जा सकता है कि मॉडस ऑपरेंडी इस तरह से अपनाई जाती है, पुलिस के अंदाज में धमकाया जाता है और आपके मोबाइल के डिटेल्स आपको ही बताए जाते हैं, क्रॉस चेक किया जाता है। बिल्कुल, लेकिन इन सारे चीजों के बावजूद, पता होने के बावजूद, और ये बताया भी जाता है कि कोई ऐसी कॉल अगर हमें आती है और वो थोड़ी सी हमको उस पर अगर संदेह हो रहा है तो उस पर बिल्कुल भी उसको अटेंड नहीं करना है, लेकिन बावजूद इसके लोग इसमें फंसते चले जा रहे हैं। अगर मैं तनुज जी आपसे मैं समझना चाहूँ, क्या इनकी मेंटेलिटी रहती है, किस तरीके से ये जो जालसाज है, चूंकि आपने बहुत सारे केसेस ऐसे हैंडल किए होंगे, कैसे ये पूरी प्लानिंग करते हैं और जिसको ये टारगेट करने वाले होते हैं, क्या उसके बारे में उनको पहले से ही सारी नॉलेज रहती है? कैसे उसको टारगेट करते हैं कि अब हमारा अगला टारगेट यही रहेगा?
सीमित नहीं है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय यानी इसमें कोलंबिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे, श्रीलंका ऐसे देशों तक का नेटवर्क हम देख रहे हैं पकड़ने में आता है। और यहाँ तक के लोग जो हैं डिजिटल अरेस्ट, पहली बात ये जो शब्द है डिजिटल अरेस्ट, ये लॉ के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन फिर भी हम साइबर क्राइम को समझे तो ये एक संगठित और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। इसके लिए अभी जो 1 जुलाई 2023 से जो नए कानून आए हैं, जिसके अंदर खास करके भारतीय न्याय संहिता में इसका सेक्शन 111 जो है 111 ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इन्हें संगठित अपराध करके इसको एक अलग से इसमें डिफाइन किया है। और साथ ही साथ 5 साल तक की सजा का प्रावधान इसके अंदर है। साथ ही साथ भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन 318 जिसमें 7 साल तक की सजा, और वहीं सेक्शन 319 पर्सनलाइज्ड, मतलब किसी और बहरूपिया जिसे हम बोलते हैं, पुलिस बन गए, कोई क्राइम के बड़े अधिकारी बन गए, कुछ ऐसे बन गए, उसके लिए भी लगभग 5 साल तक की सजा और फाइन, जुर्माने का प्रावधान है। ऐसे करके कानून में जो संशोधन हुए हैं उसमें काफी सारे अब हम देख रहे हैं कि ऐसे जो अपराधी हैं इनके लिए काफी सारे कड़े कानून और अच्छी सजाएं अब कानून के अंदर मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद लोगों को ये समझना है कि बहुत आवश्यकता है कि किसी भी रूप में, देखिए डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता। सरकार बोल रही है, आए दिन पुलिस प्रशासन बोल रहा है, इतनी सजगता है, मीडिया दिन भर बात कर रही है, उसके बावजूद अगर लोग इस ऐसी ठगियों का शिकार हो रहे हैं तो उन्हें खुद से सजगता दिखाने की बहुत आवश्यकता है, मुझे ऐसा लगता है। जी बिल्कुल, लेकिन चूंकि ये सारी चीज़ें आपने बताई, लेकिन मेरा सवाल ये आपसे कि अगर किसी को टारगेट हमें करना है, मान लीजिए एक गिरोह है, एक ग्रुप है, उसको अगर किसी को टारगेट करना है, वो कैसे टारगेट करेगा? उनकी मेंटालिटी क्या रहती है? उनकी मेंटालिटी में सिंपल सा रहता है, वो सिर्फ पैसों के लिए, यानी दे जस्ट नीड अमाउंट, और अमाउंट के लिए, पैसों के लिए वो किस तरीके से प्लानिंग करते हैं। आजकल नकली मतलब एक ड्रामा के हिसाब से पूरा चौकी बना देते हैं, पुलिस थाने बना देते हैं, नकली कोर्ट बना देते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें डिजिटली जब वो लोग वीडियो कॉल करते हैं तो उसमें ये पूरा उनको बताते हैं कि वो वाकई में एक अधिकारी हैं या वो एक बहुत बड़े लेवल के डिपार्टमेंट के अथॉरिटी हैं, और वो इस तरीके की जगह पे बैठते हैं, और वो उनको इतना मेंटली विजुअल्स में इतना उलझा देते हैं कि कहीं ना कहीं जो शिकार होता है इन चीजों का, वो इस समझने में बहुत जल्दी भाप नहीं पाता कि क्या वाकई में एक्चुअलिटी क्या है। लेकिन अब सरकार ने इतने सारे नोटिफिकेशन जारी किए हैं, देश भर में गवर्नमेंट के द्वारा भी इसमें अभियान चल रहा है। ये बहुत स्पष्ट है, अगर कोई भी क्राइम आपने किया है तो उस पर डिजिटली कोई डायरेक्टली कार्रवाई नहीं होती है, इस तरीके से कोई भी ऑफिशियल अथॉरिटीज आपसे बात नहीं करती है। तो यही वो चीजें हैं जो आपको समझने की जरूरत है। देखिए उनकी प्लानिंग और भी कुछ हो सकती है, बिल्कुल बिल्कुल, जहां हम सोचते हैं उसके आगे भी और कुछ हो सकता है। मध्य प्रदेश में जो केस हमने देखा, जैसा कि संदीप ने भी बताया कि कौन फोन कर रहा है, किसका मैसेज आ रहा है, ये सारी डिटेल जो है वो सामने वाले पर्सन को पता होती है। यानी कि जिसने डिजिटल अरेस्ट किया है, जो गिरोह है, जो ग्रुप है, उनको ये सारी चीजें पता होती हैं, और ये वाकई में बहुत गंभीर विषय है। रामनिवास यादव जी, आपसे मैं समझूं सर, अब तक हमने देखा है तमाम तरीके के ये केसेस सामने आ चुके हैं जिसमें आम आदमी से लेकर खास तक, यानी कि अधिकारी तक खुद इसमें डिजिटल अरेस्ट हुए हैं, वो भी इस जालसाजों का शिकार हो चुके हैं। कहां ऐसी जागरूकता में कमी रह जाती है कि अधिकारी तक फंसते चले जा रहे हैं? जी पहले मैं अपने जो भी सुन रहे हैं उन सबको नमस्कार करता हूं, और ये कहता हूं कि इसमें जागरूकता माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद इस पे पूरे का पूरा समय लगाया है कि डिजिटल अरेस्ट के लिए पूरा देश जागरूक रहे, और किस प्रकार से उससे बचना है उसके बारे में मन की बात में उन्होंने जागरूकता अभियान के तहत ये किया है। बिल्कुल। दूसरा ये है कि कोई भी एजेंसी जो है, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, पुलिस हो, या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, डीआरआई हो, कस्टम हो, कोई भी एजेंसी जो है वो टेलीफोनों पे एविडेंस वैसे कलेक्ट नहीं करती कि उसको टेलीफोन पे आपने ऐसा किया और नोटिस देते हैं, सामने बुलाते हैं, उस पर कार्रवाई करते हैं। और ये जागरूकता काफी हद तक आम जनता में पहुंच चुकी है, परंतु इसमें जब किसी प्रकार की कोई थोड़ी सी उसकी खुद की कोई एक कहें कि कमी या मन की कमजोरी, जैसे मान लीजिए उन्होंने पहले जानकारी ले ली कि आपने उसको मैसेज किया है, वो ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तो जिसमें कहें कि उसमें फंसना नहीं चाहिए, दबंगी से कहीं भी किया है तो किया है, कौन से ऐप में क्या है या किसी से बात की है, कोई उसमें थोड़ी कोई कानूनी अपराध है क्या, यदि एक्स में वाई से बात की है तो की है। भाई किसी ने
मान लीजिए मेरे वो पहले क्या करते हैं कि टेलीफोन की डिटेल ले लेते हैं, उसमें मान लीजिए कि मेरे ओके टेलीफोन गलत तरीके से जानकारी ले ली कि मेरे पास कौन से ऐप है, मैंने 10 मेरे मोबाइल नंबर है, उसमें मैंने किससे कब बात की है, तो उसमें डरने की क्या बात है कि बात की है तो कोई अपराध तो नहीं किया। बिल्कुल। और वहीं पर लोग क्या करते हैं, वो घबरा जाते हैं कि उनकी जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो सामने वाले को कैसे पता है, और इसी घबराहट में मुझे लगता है वो गलती कर देते हैं। लेकिन अभी तक अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो ऐसे अगर केसेस सामने आए हैं तो क्या अभी तक कोई पकड़ा गया है? क्या ऐसा गिरोह या कोई ग्रुप अभी तक पकड़ा गया हो पुलिस की ओर से? अब उसमें तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि वहाँ की पुलिस ने अभी उसमें क्या विवेचना की है क्या है, क्योंकि वो तो वर्तमान में जो अधिकारी वहाँ काम कर रहे हैं वही उस पर टीका टिप्पणी प्रकाश डाल सकते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ पुलिस भी, पूरे देश की पुलिस सक्षम है इनके अपराधों को नियंत्रण करने में, लेकिन जागरूकता के तहत ही हम इस चीज को जो है वो पहले भी क्या थे कि एक तरीके से प्रत्यक्ष रूप में डराते धमकाते थे, आपने उससे बात की, आपने इससे बात की, वो तरीका रहता था। लेकिन अब वो डिजिटली करते हैं तो वो लोग एक तरीके से पूरे अब घर में ही फंस जाते हैं। घर में कहते हैं आप इस कमरे से बाहर नहीं निकलिए, मानसिक कमजोरी का या कुछ कोई एक छोटी मोटी मानसिक कमजोरी डरा के उसका उपयोग करते हैं, वो पूरे घर में ही उसको बिठा के रखते हैं। घर में कौन उसको क्या करेगा, बैंक का अकाउंट नंबर ले लेते हैं, फिर उसे ट्रांसफर करा लेते हैं। तो इसमें ये भी है कि एक तरीका ये भी रख सकते हैं कि बैंक के मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो 2 अकाउंट रखे, एक सामान्य अकाउंट जिसमें कि 25-50 हजार 1-2 लाख रुपया पड़ा रहे, दूसरा अकाउंट जिसमें ज्यादा पैसे रखने उसको आप डिजिटली रखें ही नहीं, जिसमें बड़ा अमाउंट है उसको आप डिजिटली नहीं रखें, उसमें से कहां से ट्रांसफर करा लेंगे। जो डेली प्रतिदिन उपयोग के लिए है उसमें बहुत कम अमाउंट आप रखिए। और जो भी कोई मानसिक कमजोरी है, वो मानसिक कमजोरी का कोई भी जो है किसी के लिए आपने उससे बात की, आप उसके ये आजकल मौत फोटोग्राफ लगा के आपने उसके साथ ऐसा किया, उस प्रकार से एक चारित्रिक हनन करने के लिए भी कई बार कोशिश करते हैं। बिल्कुल, तो उससे भी ना घबराएं। और आपको शायद याद भी होगा रामनिवास यादव जी, एक बार ये भी बहुत ज्यादा केसेस, क्योंकि अभी डिजिटल मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट के मामले, लेकिन इससे पहले भी एक मामला ऐसे सामने आते थे कि आपको कोई नंबर से कॉल करता था, आपकी मॉक फोटो जो है वो बनाई जाती थी, वीडियो बनाई जाती है, उसके बाद फिर आपको ब्लैकमेल किया जाता था। ऐसे में लोग जो है वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं, उनको सतर्क रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं आपके पास सर लौटूंगी। संदीप, जैसा कि सवाल भी मैंने सर से पूछा था कि अभी तक क्या कोई ऐसी कार्रवाइयां हुई हैं? मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, अभी 2 केसेस हमने देखा है कि अभी 4 दिनों में 2 केसेस सामने आ चुके हैं। हालांकि पुलिस किस तरीके से यहां पर काम कर रही है, जागरूकता फैलाने का काम तो हो रहा है, वो हमारे अब जो केंद्र की सरकार है वो भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में इस बात का जिक्र किया था, चूंकि ये केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन पिछले की अगर हम बात करते हैं, यानी कि पास्ट की बात करते हैं, अब तक जो मामले सामने, क्या कोई कार्रवाई हुई है और कितनी कार्रवाइयां अभी तक हो चुकी हैं? देखिए, पिछले कुछ दिनों में इस मामले में बड़ी खुलकर बात हो रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से इस पर बात करने की पहल की है, इस बात को छेड़ा था, उसके बाद में देश भर में चर्चाएं शुरू हुई हैं। मध्य प्रदेश में खास बात ये रही कि एक पहली घटना सामने आने के बाद में पुलिस अलर्ट थी और पुलिस ने लाइव बचाया, रेस्क्यू ऑपरेशन जो किया, जो डिजिटली अरेस्ट था उसका लाइव ऑपरेशन करके उसको बचाने की कोशिश की। तो ये पहला देश में मामला था जिसमें पुलिस की जागरूकता का पता लगा। अभी ये जो 2 दिन पहले जो मामला सामने आया था जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, साइबर सेल बना दिए ताकि लोगों को परेशानी ना हो। जी हाँ, जी हाँ। और अब जी जो इसके बाद ये जो मामला नया सामने आया है, ये हो सकता है कि इसी जागरूकता का परिणाम है कि लोगों को ये मालूम है कि वो फंसते जा रहे हैं कहीं या उनको संदेह बढ़ रहा है, तो वो अपने करीबी लोगों से संपर्क करें। तो ये एक अवेयरनेस का हिस्सा भी हो सकता है। लेकिन अभी तक कोई ऐसी गिरफ्तारी हुई हो या कोई ऐसा गिरोह पकड़ में आया हो, ऐसा अभी पता नहीं लगा है। अहम बात यह है कि कई इंटीरियर इलाके ऐसे हो सकते हैं जो भोपाल या बड़े शहरों में आसपास में नहीं है, जो अभी इन चर्चाओं में शामिल नहीं हुई है। डिजिटल अरेस्ट के अवेयरनेस को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं, इसमें जो शहर शामिल नहीं है या जो लोग शामिल नहीं हैं, हो सकता है वो डिजिटल अरेस्ट हो चुके हैं, उनके साथ में अपराध हो चुका है और वो शर्म के मारे अभी शिकायत नहीं कर रहे हैं। आमतौर पर इस तरह की जब भी घटनाएं होती हैं तो वो बहुत पर्सनल होती हैं, 1-to-1 होती हैं और जो व्यक्ति पीड़ित होता है वो अपने आप को, अपनी परेशानी को जगजाहिर करने के लिए या वो जिस स्थिति से गुजर चुका है उसको सार्वजनिक होने से बचने के लिए वो पुलिस में जाने से बचता है, शिकायत करने से बचता है। ये भोपाल जैसे शहर में अब जैसे घटनाएं सामने आ रही हैं,
पकड़ में आ रही हैं, उससे एक उम्मीद ज़रूर जागती है और लोगों में एक अवेयरनेस भी आएगी कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हमें संपर्क करना है, हमें करीबी थाने में भी संपर्क करना है, अपने नज़दीकी रिश्तेदारों या सगे संबंधियों को चीज़ बताना है कि हमारे साथ ये घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि ये सामने से कॉल करने वाला जो गिरोह है वो बहुत एक्सपर्ट है। वो आपके मोबाइल की जानकारियां रखता है, वो आपके यहाँ कॉल कौन सी आ रही है ये जानकारियां रखता है और आपको मनोस्थिति को देखकर वो उस तरह का अपराध को कारित करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये अवेयरनेस मुझे लगता है कि अब ज्यादा से ज्यादा लोगों में होना चाहिए, जागरूकता उतनी आनी चाहिए कि लोग ऐसे गिरोहों के जाल में फंसने से बच सके, खुद अवेयर हो सके, दूसरों को भी अवेयर कर सके। और न्यूज स्टेट भी लगातार ये कोशिश कर रहा है कि अगर ऐसी घटना आपके साथ होती है, आपको बिल्कुल संदेह होता है, तो आप थोड़ा सा सतर्क हो जाएं, रुकें, सोचें और फिर किसी दूसरे की आप हेल्प लें। हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट शोभित चतुर्वेदी जी भी जुड़ गए हैं। शोभित जी, हम चर्चा कर रहे हैं जिस तरीके से हमने देखा भी, और अलग अलग अगर हम बात करें तो लोग इसका शिकार हो रहे हैं, फंसते चले जा रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट हो रहे हैं। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे चूंकि ये रहेगा, बचें इससे कैसे, क्या ध्यान में रखना चाहिए? कोई अगर कॉल हमारे पास आए तो सबसे पहले काम हमारा क्या होना चाहिए? यही है कि लॉ इन्फोर्समेंट फोर्सेस जितनी भी है, पुलिस या सीबीआई या नारकोटिक्स या कस्टम या जितनी भी जो लॉ इन्फोर्समेंट फोर्सेस हैं, ये कभी भी आपको सोशल मीडिया से कभी कोई कॉल या वीडियो कॉल से कोई कॉल नहीं करते हैं। बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ थिंग ये आप याद रखिए। दूसरी चीज़, अगर आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आपके कोई वीडियो कॉल आता है और आपको ऐसा लगता है कोई ऐसी चीज़ है, तो सबसे पहले आप अपना इंटरनेट बंद कर दें। अगर आप इंटरनेट बंद कर देंगे तो आपको समय मिलेगा सोचने का, क्योंकि वो आप पे प्रेशर नहीं बना पाएगा। बिल्कुल। और दूसरी चीज़, वो नॉर्मल कॉल्स नहीं करते क्योंकि उसमें CDR आ जाती है, उसमें उनके नंबर, उनकी लोकेशंस निकल आती बहुत जल्दी। हालांकि ऑनलाइन अगर वो वॉइस कॉल भी करते हैं, इंटरनेट कॉल भी करते हैं, तो उनकी भी हम IP CDR निकाल के उनका ढूंढ के अरेस्ट कर लेते हैं। जैसा मध्य प्रदेश भोपाल में अभी ऐसे 2 केस हुए हैं। तो आपको यही ध्यान रखना है कि मेन चीज़ है कि आपको धैर्य रखना है, अवेयर रहना है। जैसे हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि धैर्य रखें, मोहन यादव जी ने भी, मध्य प्रदेश के जो CM साहब हैं, उन्होंने भी यही कहा है, धैर्य रखें, पेशेंस रखिए। और सबसे मेन है जागरूकता। सरकार को जागरूकता अभियान पर ध्यान देना पड़ेगा। इन लोगों को ब्लॉक लेवल, तहसील लेवल, मतलब नेशनल लेवल तक, किसानों तक, क्योंकि इन जो ये 420 लोग हैं जो ये इस तरीके से नई नई स्कैम लाते हैं, पहले OTP आया, फिर SMS आया, फिर लॉटरी आया, फिर वीडियो कॉल सेक्सटॉर्शन वाले आए, अब ये डिजिटल अरेस्ट आया। हो सकता है आने वाले समय में जो है वो आती जा रही है, लोग इसका शिकार होते जा रहे हैं, और लेकिन वो अवेयरनेस की जो कमी है कहीं ना कहीं वो भी अभी देखने को मिल रही है। लेकिन अगर मैं बात करूँ तनुज, जिस तरीके से मामले बढ़े हैं, और जैसा कि आपने कहा, यह हालांकि डिजिटल जो अरेस्ट है वो एक कोई टर्म नहीं है, और ना ही अभी तक मुझे लगता है कि इसमें अभी तक किसी की गिरफ्तारी हो पाई है। अगर हुई है तो बहुत बेहतर है। कैसे इसमें काम आगे किया जाए और कैसे इससे बचा जाए, पहला सवाल ये। और दूसरा ये कि लोगों को कैसे जागरूक करना है और खुद से लोग कैसे जागरूक हो। जो मेजर चीज है वो है ट्रांजैक्शन। उनको चाहिए पैसा। आप सबसे पहले ये जागरूकता के साथ में ये बहुत आवश्यक है कि किसी भी तरीके का ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफर ऐसे किसी भी मामले में नहीं करना है, क्योंकि जो पैसा दिया जाता है 99% उसकी रिकवरी नहीं होती है। ये बहुत बड़ी चीज है। तो ऐसा भले वो पकड़ में भी आ जाते हैं, सजाएं मिल जाती है, सब अपनी जगह है, लेकिन पैसा वापस नहीं मिलता है। तो जो भी अमाउंट आप जिसका भी शिकार हो रहे हैं धोखाधड़ी का, बहुत सावधान रहें। ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन किसी भी दबाव में डिजिटल अरेस्ट के दौरान ना करें, ये बहुत बड़ी चीज है। दूसरा, साइबर की इस तरीके की कोई भी कंप्लेंट के लिए 1930 एक सरकार का एक हेल्पलाइन नंबर है, तो उस पर तुरंत ही अपनी शिकायत रजिस्टर्ड कराई जा सकती है। साथ ही 2 लाख से ऊपर अगर कोई ऐसा क्राइम हुआ है और ऐसी कोई ट्रांजैक्शन हुए हैं तो उसके लिए राज्य साइबर सेल की भी सुविधाएं हैं, वहां पे भी जाके अपनी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। इसके अतिरिक्त देखिए, दूसरे सवाल का जवाब ये भी है कि लोगों को सजगता के साथ निडर होना पड़ेगा। आज आप पुलिस से डर रहे हैं, आज आप कंप्लेंट करने से डर रहे हैं, आप अपने परिवार से शेयर करने में डर रहे हैं, वकील की हेल्प लेने में डर रहे हैं, तो ये सब डर आपको निकालना होगा।
आप निडर रहिए, क्योंकि ये आप अदरवाइज आप निडर नहीं रहेंगे। बिल्कुल। तो ये और इस फोन के तरीके की जो पीछे लोग हैं, कौन ये बैठा आपको हुआ डराएंगे। है उस पर अगर विश्वास करके अपनी सारी डिटेल्स आप प्रोवाइड करवा देंगे तो मुझे लगता है थोड़ी सी बेवकूफी होगी यहाँ पर, और खुद भी थोड़ा सा सजग होना और अवेयर होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हालांकि सवाल मेरे पास बहुत ज्यादा है, लेकिन समय की यहाँ पर थोड़ी सी कमी है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आप सभी का। और संदीप आप भी जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही।